हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो द बिग शॉर्ट इन्वेस्टर माइकल बरी की शॉर्ट रिपोर्ट आने के बाद से हम बहुत ही ज़्यादा मार्केट में पैनिक देख रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स ने तो सबको डरा ही दिया है। उसका सिर्फ मेरे पास एक ही काउंटर है। आज सुबह ना एनवीडिया की अर्निंग्स आई थी और वो अर्निंग्स कुछ ऐसी थी। 62% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ और 72% ग्रॉस मार्जिन। तो मेरे हिसाब से तो एनवीडिया ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन माइकल बरी एनवीडिया और पैलेंटियर पे ही शॉर्ट है। उनके हिसाब से वो ओवर वैल्यूड है। वो बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन में कुछ वो है, लेकिन डेप्रिसिएशन का भी एक काउंटर है जो अर्निंग्स कॉल पे मैंने सुना। उसमें वो बोल रहे थे कि कंपनी डेप्रिसिएशन लंबे टाइम तक दिखा रही है चिप्स की, लेकिन वो 2 साल में चिप्स खराब हो रही है। एनवीडिया ने 6 साल पहले भी एक चिप का डेप्रिसिएशन भी दिखाया और उसका रेवेन्यू आज भी दिखाया। तो मेरे हिसाब से तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। और देखो, जेनसन वांग इतने बड़े सीईओ हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के। उन्होंने साफ बोला है, मतलब अपनी अर्निंग्स कॉल में उन्होंने सबसे पहले बोला कि हम एआई बबल की बहुत बातें सुन रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर को ये जानना चाहिए कि एआई में हम अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हैं। पूरी दुनिया को हमें सीपीयू से जीपीयूज पे कन्वर्ट करना है और एआई तो बहुत बड़ा टेलविंड है। तो मेरे हिसाब से भी कोई बहुत बड़ा बबल तो है नहीं। हाँ, छोटी कंपनीज में हो सकता है या प्राइवेट इक्विटीज में हो सकता है। जब भी मतलब उनमें ही मेरे हिसाब से अगर बबल बनना स्टार्ट हुआ तो बबल उनमें हो सकता है, लेकिन एनवीडिया और पैलेंटियर जैसी कंपनी में तो नहीं। पैलेंटियर ओवर वैल्यूड हो सकता है, जो कि वो है भी, लेकिन पैलेंटियर का भी ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है। वो बहुत अच्छा उनका ग्रोथ रेट है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें किसी भी बड़े इन्वेस्टर की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ उन्होंने 2008 का क्राइसिस जो है प्रेडिक्ट किया, लेकिन उसकी भी पोजीशन उन्होंने 2006 में बनाई। 2006 में पोजीशन बनाई तो 2008 में जाके वो बबल फूटा। 6 से 8 तक 2 साल उन्होंने बहुत लॉसेस लिए। उनके इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा भी निकाला और अभी भी ऐसा ही हुआ। अब भी उनके इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला, इसीलिए उनको अपना फंड भी बंद करना पड़ा। तो क्या आपने भी उनकी सुन के अपने शेयर्स बेचे? क्योंकि मैं तो नहीं बेचे और मेरे पास एनवीडिया $400 बिलियन से है और अभी भी मैं उसको रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो हमें किसी भी इन्वेस्टर को देख के अपनी थीसिस नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एक तो जो क्वार्टर 3 की उनकी रिपोर्ट आई है, वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर की। तो सितंबर 3 महीने में कभी भी उन्होंने पुट ऑप्शंस अपने लिए होंगे और उसके बाद हमें उसकी खबर मिली है नवंबर में। ठीक है? और दूसरी बात, एनवीडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। पैलेंटियर को मैं थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड मान सकता हूँ, लेकिन पैलेंटियर ने भी ग्रोथ अच्छी दिखाई है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि उन पे ध्यान मत दो, कंपनी में उनकी वैल्यूएशन देखो। जैसे कि एनवीडिया अब इस अर्निंग के बाद उसका प्राइस टू अर्निंग अगर हम फॉरवर्ड देखें 27 की उससे, तो 22 का उसका प्राइस टू अर्निंग बनता है, जो कि बहुत रीज़नेबल है मेरे हिसाब से। तो मैं तो देखो अभी बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ इस चीज़ को लेके कि बबल है, एआई बबल, क्योंकि बबल तो बहुत बड़ा होता है। बबल में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन आ जाता है, जो कि छोटी-मोटी कंपनियों में आ भी सकता है। जैसे अगर आप चाहते हो डिस्कस करना, कुछ डेटा सेंटर कंपनीज़ हैं, उनमें थोड़ी बबल के आसार हैं, लेकिन रेवेन्यू वो भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इसको हम डॉट कॉम बबल से मिला रहे हैं। डॉट कॉम में अलग था। डॉट कॉम में एक कंपनी थी पेट्स डॉट कॉम करके, उसको 20 गुना कर दिया था सिर्फ 4 महीने में। तो ऐसे मतलब उस हिसाब का भी ओवर वैल्यूएशन नहीं दिखा है मार्केट में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ठीक है, 1-2 कंपनीज़ में है ओवर वैल्यूएशन, बाकी इतना तो कुछ ज़्यादा है नहीं। और जेनसन वांग ने खुद आके, जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उन्होंने खुद अर्निंग्स कॉल पे बोला कि हम बहुत कुछ सुन रहे हैं एआई बबल के बारे में, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि एआई में अभी हम बहुत ही मतलब इनिशियल स्टेज पे हैं। कोई हमने बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है। अभी पूरी दुनिया को हमें सीपीयू से जीपीयू पे वो करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो अभी तो बहुत सारे टेलविंड्स हैं एआई के। और अगर देखा जाए तो जो इनका Q4 का आउटलुक है, वो देखने के बाद तो मैं तो ये सोचता हूँ कि कम से कम और 6 महीने या साल भर तक भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और फिर भी अगर आप किसी एआई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो पहले से ओवर वैल्यूड है, तो वो तो हमारी गलती है। हम किसी महँगी कंपनी में क्यों रहेंगे? महँगी कंपनी बहुत तरीके से हो सकती है, या तो उसका पीई बहुत ज़्यादा हो, या ग्रोथ के रिस्पेक्ट में उसको हम, जैसे प्राइस टू सेल्स होता है, वो हम बहुत ज़्यादा दे दें, या फ्री कैश फ्लो पर शेयर हम उसको बहुत ही ज़्यादा दे दें। ऐसा तो अभी मैं कहीं बहुत बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में नहीं देख पा रहा हूँ। 1-2 में देख रहा हूँ, लेकिन वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है कि हम बिल्कुल मार्केट छोड़ के भाग जाएँ या बेच दें, क्योंकि ऐसे बड़े-बड़े इन्वेस्टर ना आपको शेयर बिकवा देंगे और खुद ले लेंगे।
और ऐसा तो ये बड़े इन्वेस्टर बहुत करते हैं, जिसमें ये पहले अपनी पोजीशन बना लेते हैं शॉर्ट की, फिर आके नेगेटिविटी फैलाते हैं और रिटेल का पूरा फ्लो अपने साथ लेना चाहते हैं। तभी तो डंप आएगा बड़ा, तभी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो हमें उनकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, सिर्फ हमें वैल्यूएशन पे, फंडामेंटल्स पे और कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो अभी ये बबल भी अगर है तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, और मैं तो एनवीडिया में इन्वेस्टेड रहना चाहता हूँ। मेरे पास एनवीडिया $400 बिलियन से है, अभी तक है, और आने वाले भी कुछ क्वार्टर्स में तो शायद मैं रखूंगा ही उसको। उससे भी बड़ी बात, अगर द बिग शॉर्ट इन्वेस्टर माइकल बरी शॉर्ट होते हैं, तो जो लाइफ टाइम बुल है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, उन्होंने गूगल के शेयर्स लिए हैं। 18 मिलियन शेयर्स उन्होंने गूगल के लिए हैं, जिन्होंने कभी टेक कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं। एप्पल में किया, लेकिन कोई उसके अलावा नहीं। और एप्पल में भी उन्होंने ये बोल के किया कि एप्पल एक कंज्यूमर सेंट्रिक बिजनेस है। उन्होंने कंज्यूमर सेंट्रिक समझ के एप्पल में इन्वेस्ट किया था। गूगल में उन्होंने 18 मिलियन शेयर्स लिए हैं, जिनकी वैल्यू 5 से 6 बिलियन डॉलर होती है। तो उनको तो टेलविंड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन माइकल बरी को हेडविंड दिखाई दे रहे हैं। आप किसकी सुनोगे? मैं तो कहता हूँ आप फंडामेंटल्स की सुनो और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल्स की सुनो, क्योंकि बबल जो है, अगर बबल बना भी, तो बबल को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम अगर लॉन्ग टर्म में अपने अच्छे शेयर्स लेंगे, सस्ते शेयर्स लेंगे, तो बबल आएंगे जाएंगे और हम पैसे बनाएंगे। और याद रखना, सबसे ज़्यादा पैसे बबल में ही बनते हैं। बाकी जिस भी स्टॉक के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको कवर कर लूँगा। और जिस भी स्टॉक में आपको लगता है कि बबल है या एआई बबल है, तो वो भी आप बताइए। मुझे भी लगता है कुछ एक दो छोटे शेयर्स, उनसे बहुत बड़ा कोई बबल फूटने के आसार नहीं है, लेकिन छोटे शेयर्स एक दो ऐसे हो सकते हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है। उसको डॉट कॉम से मतलब कंपेयर कर रहे हैं, जो डॉट कॉम क्राइसिस आया था, डॉट कॉम बबल जो आया था, उससे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन डॉट कॉम बबल के टाइम पे एक कंपनी थी पेट्स डॉट कॉम, वो सिर्फ पेट के ऊपर थी, पेट्स के ऊपर। उसको 6 महीने में शायद 20 30 40 गुना कर दिया था। तो उस तरीके का तो हमने कोई ओवर वैल्यूएशन देखा नहीं। और डॉट कॉम बबल के टाइम पे अर्निंग्स का बैकअप नहीं था। अभी हम जिस भी कंपनी को देखते हैं, अगर छोटी कोई डेटा सेंटर की कंपनी भी है, तो उसका रेवेन्यू 200%, 150% ऐसे बढ़ रहा है। वहाँ पे अर्निंग्स नहीं थी। इनके पास एबिटा भी है, वो भी है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन उनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉफिटेबल भी वो हो सकती हैं। उनमें थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई पूरा मार्केट फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप देखो, खुद सोचो, जेनसन वांग एनवीडिया के सीईओ, इलॉन मस्क टेस्ला के सीईओ, और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओरेकल, मेटा, जकरबर्ग, ये सब बहुत ही ह्यूज केपेक्स कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप इनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं केपेक्स में। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये सब अपनी डिग्निटी लूज करेंगे ऐसे लोगों को मिसगाइड करके। बाकी देखो, जो भी है, अगर बबल है भी तो अभी कोई इतना बड़ा तो नहीं होना चाहिए कि फूट जाएगा, और बबल तो बनते ही हैं, और बबल में पैसा भी बहुत बनता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसको तो बबल पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बस उसको अपनी इंडिविजुअल कंपनी सस्ते में लेनी चाहिए। थोड़े से माइकल बरी के और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। माइकल बरी ने 2008 का क्राइसिस प्रेडिक्ट किया, पैसा भी बनाया, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अपने शॉर्ट्स पे वो फेल भी हुए। जैसे कि उन्होंने 2021 में टेस्ला को शॉर्ट किया था, और टेस्ला उसके बाद 4 गुना हुआ। कैथी वुड का भी एक फंड उन्होंने शॉर्ट किया, वो भी उसके बाद बढ़ा, तो उनको पहले क्लोज करना पड़ा। इसीलिए हमें किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली, क्योंकि वो तो कभी भी निकल सकते हैं। और उनकी जो भी 13F फाइलिंग्स की रिपोर्ट्स आती हैं, वो आती हैं 1 महीना 1.5 महीने बाद क्वार्टर की। तो क्या पता जब तक वो निकल भी गए हों और हम उनकी वजह से शेयर मार्केट से बाहर निकल जाएं, और अमेरिका में जो ग्रोथ है, जो एआई सेक्टर में ग्रोथ है, जो टेक सेक्टर में ग्रोथ है, वो हम मिस कर दें। तो मैं तो वो सब नहीं चाहता, आपके लिए भी और अपने लिए भी। कोई भी आपके पास सवाल है तो आप कमेंट्स में लिखिए और मैं उसको ज़रूर लूँगा। टेक केयर।